Assalamualaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to study more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऐसे और हम ये चेक करेंगे कि कैसे इसको क्रैक करना है, इसको तैयार कैसे करना है इंग्लिश ऐसे को. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले तो जो हमारे पास सिलेबस दिखता है वो यही है कि हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपको 10 जो है वो टॉपिक्स दिए जाते हैं पेपर के अंदर. उनमें से कोई एक ऐसे जो है ना, एक टॉपिक उठा के आपने उसके ऊपर ऐसे लिखना है. अब यहाँ पर जो आपके ऐसे की लेंथ है वो 2500 से 3000 वर्ड्स की होनी चाहिए, उसके दरमियान में रेंज करना है इंग्लिश ऐसे. और उससे पहले आप आउटलाइन वगैरह बनाते हो. तो यहाँ पर वो जो चेक करते हैं वो आपकी रिसर्च बेस्ड नॉलेज को चेक करते हैं, आपकी कंप्रीहेंसिव जो सोच है उस टॉपिक के रेलेवेंट उस चीज़ को चेक करते हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, यानी आपके वर्ड्स का एक्सप्रेशन कैसे है, आप कौन से वर्ड चूज़ करते हो, उसको किस तरीके से डील करते हो, उसका एनालिसिस कैसे करते हो, उसके अंदर कोहेरेंस कैसे लेकर आते हो. ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऐसे के अंदर चेक होती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिसको अगर हम यूज़ करें तो हम इंग्लिश ऐसे को आराम से पास कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है जी टॉपिक सिलेक्शन. सबसे पहले जो चीज़ होती है ना कि आपने जब टॉपिक्स आपके सामने आते हैं तो आप कौन सा टॉपिक चूज़ करते हो, वो सारी गेम है कि आप कैसे उसको चूज़ करते हो और फिर उसको डील कैसे करते हो. तो गोल्डन रूल ये है कि सबसे पहले आपने एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स दे सके. ठीक है, ऐसा नहीं आपने चूज़ करना जो आपको इंप्रेसिव लग रहा है लेकिन आपके पास उसके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है. आपने ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसके लिए आपके पास एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स अपने आराम से रख सके. तो आपने सारे टॉपिक्स को 2 दफ़ा पढ़ना है, फिर आपने उसके अंदर से रिजेक्ट कर देना है जो फिलोसफिकल टॉपिक्स होते हैं. फिलोसफिकल टॉपिक्स जितने होंगे, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, वो आपने रिजेक्ट कर देने हैं अनटिल और अनलेस कि आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि आप डील कर लेंगे. अगर आप डील नहीं कर सकते हैं तो उसको रिजेक्ट ही करेंगे. फिर लिटरेरी कोड्स जो हैं जिनको आपको कॉन्टेक्सचुलाइजेशन ना आती हो, तो जितने भी लिटरेरी कोड्स होंगे उनको भी आपने साइड पे कर देना है. अगर आप उसको कंटेक्सचुलाइज नहीं कर सकते तो आपने वो ऑप्ट नहीं करना. फिर आपने प्रेफर करना है करंट अफेयर्स, स्पार्क अफेयर्स टॉपिक या कोई सोशल, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स या ग्लोबल इशूज़ या जिसमें प्रोज और कॉन्स आ रहे हों, ऐसे इशूज़ जिसके अंदर जो है वो आप आराम से आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं. ठीक है, तो हमेशा जो एग्जामिनर होगा, जो चेकर होगा, वो आपकी क्लैरिटी को चेक करेगा. ठीक है, क्रिएटिविटी को नहीं देखेगा, वो आपकी क्लैरिटी को देखेगा कि आपने एक्सप्रेशंस कौन से यूज़ किए, आपने आर्ग्यूमेंट्स कैसे दिए हैं, आप कितना ही समझे हो टॉपिक को. तो वो आपकी क्लैरिटी को चेक करेगा, क्रिएटिविटी को. वहाँ पर बैठ के आपने कोई चीज़ क्रिएट नहीं करनी, अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना, आपने अंडरस्टैंडिंग को अपनी जो है वो देखना है. फिर सेकंड स्टेप आपका आता है डिकोड करें. आपने टॉपिक को डिकोड करें. ठीक है, यानी अगर कोई टॉपिक है तो आप उसको लिखने से पहले सोचें कि क्या ये एनालिटिकल है, आर्ग्यूमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है, क्या और इसमें क्या क्या पूछा गया है हमारे टॉपिक में ना, कि कॉज पूछे गए हैं, इंपैक्ट्स पूछे गए हैं, चैलेंजेस पूछे गए हैं या सोल्यूशंस पूछे गए हैं. तो ट्रिक आपको ये होती है कि आप जो टॉपिक है ना उसको सिंपल, जो पीछे होती है ना आपको शीट मिलती है उसके पीछे, आप एक दफ़ा लेकर चेक कर लो और उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो कि उससे रेलेवेंट टॉपिक से रेलेवेंट कितने आइडियाज़ हैं और आप किस तरह से क्या इजीली टॉपिक को डिकोड कर सकते हो. आपको समझ आ रही है कि क्या पूछा गया और आप क्या वही आंसर करोगे जो पूछा गया है. तो इस अंडरस्टैंडिंग के लिए ना जो बैक ऑफ द पेपर होता है ना आपकी शीट का, उसके अंदर आप लिखो, उधर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में है देन गो फॉर इट. फिर आपने आउटलाइन बनानी है. अब जो 30% मार्क्स होते हैं ना आपके, वो आउटलाइन के होते हैं. लाइक वो बता देते हैं चेकर को कि आप क्या होने वाले हो, अंदर आपका ऐसे कैसा होगा. तो बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश होती है लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि उनके वीक आउटलाइंस होती हैं या उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते टॉपिक्स को, या वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो डेकोरेटिव पीस लग रही होती है लेकिन क्लैरिटी दिखा नहीं रही होती टॉपिक के अकॉर्डिंग. सो ये सारी चीज़ों की वजह से वो क्या करते हैं कि वो तो फिर जो है वो हमारे पास जो आउटलाइन का एक आपका बिल्कुल आपको सिक्योर करनी है. उसके अंदर आपको पता है कि इंट्रोडक्शन होगा, 5 से 7 कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दें, रैंडम हेडिंग्स नहीं देनी है. आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है ना वो आपने आउटलाइन बनानी है जो खुद अपने आप को एक्सप्लेन करे, चाहे वो फ्रेजेस की शक्ल में आप कर रहे हो या जो हमने पीछे आउटलाइन वाली ऐसे के अंदर वीडियो में हमने देखा था कि आउटलाइन भी किस किस टाइप्स की होती है. तो उसमें जो थी ना जिसके अंदर सब हेडिंग्स थी और देन वो थी, तो उस तरह से कि मेन हेड हो गए फिर उसके नीचे लेकिन वो फ्रेजेस में हो. तो अगर कोई आपकी स्टैटिस्टिक्स है, रिपोर्ट्स है, तो आप अंदर ही कोट करो ताकि चेकर को पता हो कि अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी गई हैं. फिर पाकिस्तान की डायमेंशन को ज़रूर स्टेट करें. काउंटर आर्ग्यूमेंट हो अकॉर्डिंग टू द ऐसे ना कि कौन सी टाइप आप चूज़ कर रहे हो. फिर वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन. तो आपका ये भी होना चाहिए कि आपकी सारी जो हेडिंग्स है ना वो एक तरीके से आपकी मिनी थीसिस हो, यानी एक लेबल ना हो लेकिन वो मिनी थीसिस हो, आपको बता रही हो. तो इस तरह की हेडिंग्स होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि एक हमारे पास हम हेडिंग दे रहे हैं इकोनॉमिक इश्यूज़. ठीक है, अब इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है. हम अगर ये लिखें कि स्ट्रक्चर इकोनॉमिक वीकनेस हैव ट्रैप्ड पाकिस्तानी क्रॉनिक डिपेंडेंसी,
तो ये क्या है, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप इससे शॉर्ट भी कर सकते हो, इतनी लंबी ना भी करो, तो लेकिन आपने जो अपनी लाइन बनानी है, आउटलाइन बनानी है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उधर से जो चेकर है वो आइडिया उसको समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं। फिर इंट्रोडक्शन जो है वो आपका जो एग्जामिनर मूड है ना वो डिसाइड करेगा। ये आपने तकरीबन जो है इंट्रोडक्शन जो है जब आपने लिखना है वो 15 से 18 लाइन्स का हो तो वो अच्छा होता है, इंप्रेसिव होता है। उसमें आपने हुक लाइन डालनी है, कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, थीसिस स्टेटमेंट देनी है कि आपका स्टांस क्या है, फिर रोड मैप देना है कि क्या क्या आप डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर करनी है। फिर आपने उसके अंदर अवॉइड क्या करना है कि आपने उसमें कोई डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं डालनी, आपने कोई पोइट्री से उसे ओवरलोड नहीं कर देना, कितने वर्ड्स आप यूज़ करने लगे हो कि आपका स्टांस ही, आपका व्यू पॉइंट ही क्लियर नहीं है। तो पोइट्री फॉर्म में नहीं लिखना, कोई भी चीज़ वैग नहीं लिखनी, अनक्लियर नहीं लिखनी, आपने उसको क्लियर लिखना है जो भी आपका स्टांस है। फिर एक जो पैराग्राफ है ये अपने दिमाग में रखें कि 1 पैराग्राफ इज इक्वल टू 1 आइडिया। इस आइडिया के साथ चिपक जाए कि एक पैराग्राफ में आपने एक ही थॉट बतानी है और उसी के लिहाज से आपने स्पॉटिंग सेंटेंसेस और जो मिनी कंक्लूजन्स हैं उस पैराग्राफ के वो आपने ऐड करने हैं। तो आइडियल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया वीडियो में कि टॉपिक, सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम्पल हो गई, कोई स्टैटिस्टिक हो गई, कोई केस स्टडी हो गई, कोई रिपोर्ट हो गई, और उसको बैक उसका एनालिसिस करके उसको अपने टॉपिक सेंटेंस से रिलेट करेंगे। तो जो है ये जो है आपने ख्याल रखना है कि एक पैराग्राफ एक आइडिया, एक पैराग्राफ इज इक्वल टू एक आइडिया। तो आपने उसके बाद पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करना है, यानी वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप पाकिस्तान के रेफरेंसेस भी डालें अपने टॉपिक के अंदर, जहाँ पर फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में, इकोनॉमी में, क्लाइमेट में, एजुकेशन में, फॉरेन पॉलिसी में, सोशल इशूज़ के ऊपर। तो आपने उसको एनालिटिकली डील करना है, ज़्यादा इमोशंस नहीं डालने अपने ऐसे के अंदर, आपने उसको क्रिटिकली एवेलुएट करना है एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस के साथ। अब एक बात ध्यान में रखें कि जो अगला पॉइंट है वो कि एविडेंस इज ऑक्सीजन। एविडेंस जो है ना वो आपकी ऑक्सीजन होगी। जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे कोई भी जो है वो आपके पैराग्राफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल नहीं आएगी। तो कम से कम आपने 2 से 3 सॉलिड रेफरेंसेस डालनी है जो आपके ऐसे को लिफ्ट अप करे। अब वहां पर क्या क्या डाल सकते हैं आप, यूएनडीपी की रिपोर्ट डाल सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे डाल सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डाल सकते हैं, फिर रीसेंट इवेंट डाल सकते हैं जो अभी 1-2 साल में हो। और ये याद रखें जो भी आप चीज़ डालेंगे उसका नेक्स्ट आपने 1-2 लाइनों में एनालिसिस भी करना है, ठीक है, कि आपने उससे क्या गेट किया उसी पैराग्राफ में। फिर लैंग्वेज आपकी सिंपल हो, ठीक है, सिंपल हो और उसमें हो मतलब ठीक है टर्मिनोलॉजीज हो उस रेलेवेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप गवर्नेंस का उठा रहे हैं तो गवर्नेंस की टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। जो भी ऐसे की टाइप आप वहां से उठा रहे हैं उससे रेलेवेंट जो टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत कंसेप्ट है कि वोकैबुलरी हाई फाई होनी चाहिए। वोकैबुलरी किस तरह से, उस टॉपिक के अंदर उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजी, यानी गवर्नेंस है तो उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी, अगर कोई लॉ का उठा रहे हैं तो उसकी लॉ की अपनी टर्मिनोलॉजी है, जेंडर स्टडी का कोई टॉपिक उठाया आपने तो जेंडर स्टडीज़ की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ है, करंट अफेयर्स का उठाया तो करंट अफेयर्स की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ है। तो वो जो आप टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे ना उसका एक्सप्रेशन वो चेक करेगा आपका एग्जामिनर। तो आपने हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है, क्लियर ट्रांजिशन यूज़ करनी है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं करना वोकैबुलरी की बम्बार्डमेंट कर दें या एक इडियम जो सूट भी नहीं कर रहा वो इडियम डाल दें, या कोई आर्टिफिशियली लग रहा हो कि बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियली आपने डेकोरेट किया, आपको लफ्ज़ का पता कोई नहीं है। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। शॉर्ट सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस और क्लियर ट्रांजिशन आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो आपकी कमांड चेक करेगा, आपकी डेकोरेशन नहीं चेक करेगा कि आपने पेपर के अंदर क्या किया, वो देखेगा क्या जो है लिखने वाला, ये जो एस्पिरेंट है इसको उस टॉपिक की समझ है, उसकी कमांड है, वो ये चेक करेगा। वो ये नहीं चेक करेगा कि आपने कितनी ज़्यादा हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ किया। हाँ, एक बात दिमाग में रखें कि जो टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक की टर्मिनोलॉजीज़ को अंदर आपने ज़रूर लिखना है, उसको यूज़ करना है, और वो भी कि जहाँ पर वो फिट बैठ रही हो, ठीक है। फिर एक स्ट्रॉन्ग आपने एंड पे जो कंक्लूजन डालना है ना वो आपने स्ट्रॉन्ग डालना है कि आपके कंक्लूजन में रीअफर्म थीसिस होना चाहिए। जो ऊपर आपने इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें जो आप कैटर करके आए हैं वो आपकी कंक्लूजन में नज़र आना चाहिए। आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसको आपने सिंथेसाइज करना है, आपने होप के साथ, पॉलिसी डायरेक्शन के साथ एंड करना है अपना कंक्लूजन, ठीक है। और कभी भी कंक्लूजन में कोई नया आइडिया नहीं बताना, यानी जिसकी बात नहीं आपने की पूरे ऐसे में वो कभी कंक्लूजन में नया आइडिया नहीं बताना। आपने उन्हीं आइडियाज़ को रेफर करना जो ऊपर किया है, और कंक्लूजन जो है वो आपका पॉलिसी डायरेक्शन की तरफ होप के साथ एंड होना चाहिए। और एक मेन बात कि कभी भी कोई आइडिया न्यू आपने कंक्लूजन में नहीं बताना। अब टोटल आपके पास 3 घंटे होते हैं, प्लानिंग आपकी 20 से 25 मिनट की आपने करनी है कि क्या करना है आपने पेपर में। फिर आपने 2.5 वर्ड्स जो हैं वो अपनी लिखने में लगाना है। टोटल लेंथ आपकी होती है 2500 से 3000 लफ्ज़ की, तो वो आपने लिखने होते हैं, जिसमें आउटलाइन भी आपने साइड पे बनानी है। और उसके बाद फिर आपने ऐसे स्टार्ट करना है 25 से 30,000 वर्ड्स का। अब जो कॉमन रीजंस है कि क्यों फेल करते हैं ऐसे को, वो टॉपिक को समझ नहीं पाते, या वीक आउटलाइन होती है, या कोई क्लियर स्टांस नहीं होता, या उनकी कोहेरेंस बहुत पुअर होती है,
है कि आपकी जो एसे है वो नॉलेज के बारे में नहीं है, यानी करंट अफेयर का अगर आप टॉपिक उठाते हो तो आपने नॉलेज से नहीं भरना। आपका एसे वो आपके स्ट्रक्चर को चेक करेगा, वो आपकी कोहेरेंस को चेक करेगा, वो आपकी रेलेवेंस को चेक करेगा, वो आपकी यूजेज की जो वोकैबुलरी आप यूज़ कर रहे हैं उसको देखेगा, कॉन्टेक्स्ट को देखेगा, आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा, एक्सप्रेशन को चेक करेगा। तो ये आपका है कि स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को चेक करेगा आपकी अच्छी इंग्लिश में, ठीक है, अच्छी इंग्लिश में जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो। तो ये चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद आ जाता है जी कैसे प्रिपेयर कैसे करें या कहाँ से आप कैसे आप अंडरस्टैंड करें। सबसे पहला सोर्स तो आपका न्यूज़पेपर का है, ये कोर सोर्स है, ये आपने अपनी हैबिट में डालना है। क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं, एक तो देखें कुछ लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक न्यूज़पेपर में आप जब पढ़ते हो आपकी डेली हैबिट बनती है, ओपिनियन पेज पढ़ रहे हो या उसकी एडिटर्स पेज पढ़ रहे हो तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या ओपिनियन पेज पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग देख रहे होते हो कि आर्ग्यूमेंट जो कॉलम लिख रहा है वो आर्ग्यूमेंट कैसे देता है। आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखते हो, आप ऐसे स्टाइल इंट्रोडक्शन वहाँ पर सीख रहे होते हो एकदम से ना पढ़ के। तो जब तक आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते। तो वहाँ से आपकी अच्छे पढ़ने की हैबिट डेवलप होती है जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी हो रही होती है। तो उसके बाद आपने यूज़ करना है डॉन न्यूज़ को। कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर लो, उसके अंदर उनके आर्ग्यूमेंट्स चेक करो, फैक्ट्स देखो, कोटेशंस देखो, वहाँ जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो उठा लो, अपनी किसी भी रजिस्टर में लिख लो। और जब आप उसको पढ़ रहे होते तो आप ये भी देखा करो कि किस तरह से राइटर ने लिखा हुआ है। वहाँ से आपकी सेंटेंस की डेवलपमेंट, आपके वर्ड्स की, वोकैबुलरी की, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपकी वो खाली न्यूज़पेपर कर रहा होता है अनकॉन्शियसली बिल्ड। तो इसलिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है इंटरनेशनल मैगजीन्स को आप एनालिटिकल डेप्थ के लिए पढ़ो, ठीक है, जिसके अंदर द इकोनॉमिस्ट, फॉरेन इकोनॉमिस्ट के अंदर ग्लोबल गवर्नेंस आ गई, इकोनॉमी वर्ल्ड पॉलिटिक्स दिखाती है, फॉरेन अफेयर्स में पावर पॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑर्डर, इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ट्रिक ये है आपने कि उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हर चीज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ पाकिस्तान रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है और थीम बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एसे है वो थीम बेस आप प्रिपेयर करते हो, क्योंकि डिमेंशन कोई भी दे सकता है, तो थीम बेस आप उसको तैयार करते होते हो एसे को। तो रिपोर्ट से डाटा आप जो है वो डालो, UNDP का, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वे का, ये चीज़ें डाल के अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। फिर बुक्स जो हैं अगर आपने कोई पढ़ी हैं या पढ़ रहे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आता है कि कॉमन टॉपिक्स क्या हैं एसे के। तो हमेशा याद रखिए कि टॉपिक एज इट इज़ एसे का नहीं आता होता, थीम आप जो थीम होता है ना वो आता है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट थीम्स तैयार करने होते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक से रेलेवेंट। जैसे कि जेंडर स्टडी में से बहुत दफ़ा हर दफ़ा तकरीबन आता है, 1-2 साल में नहीं आया होगा, लेकिन जेंडर स्टडीज़ में से हमेशा टॉपिक आता है। तो जेंडर स्टडीज़ में से आप वुमेन का पर्सपेक्टिव ये थीम तैयार कर लो, फेमिनिस्ट का तैयार कर लो। तो उसके बाद आपका वुमेन एम्पावरमेंट, तो डिफरेंट थीम्स तैयार करते हो आप एक टॉपिक से, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वही आते हैं, उन्हीं में से आपने एक पिक करना होता है, ऑप्शनल्स और कंपल्सरीज को मिलाकर। और उसमें से आप जब पिक करते हो तो आप उसके अंदर अपनी थीम्स तैयार करते हो, रिपीटेड थीम्स चेक करते हो कौन कौन से आए हैं, क्या आ सकते हैं। तो वो जो कॉमन आपके एरियाज़ हैं वो कुछ 4-5 मैं बता देती हूँ। जैसे जेंडर स्टडीज़ का आता ही आता है, गवर्नेंस का, इकोनॉमी, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबलाइजेशन या पाकिस्तान चैलेंजेस। तो कुछ थीम्स होते हैं जो आप तैयार करके फिर आप अपनी उस पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी वोकैबुलरी और ये सारी चीज़ें, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो बेटर होगा। फिर है यूट्यूब को यूज़ कर सकते हो सिर्फ टेक्निक के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं उसको छापना नहीं है। फिर पर्सनल ऐसे नोट्स आप तैयार कर सकते हो जिसके अंदर आपसे जितने भी सजेस्टेड थीम्स हैं वो नोट डाउन करो, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स 5-6 रखो, 5-6 स्टैटिस्टिक्स रखो, 5-6 कोट्स रखो और कुछ पाकिस्तानी एंगल रखो, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें भी आप रख सकते हो। तो फाइनल जो एक स्ट्रैटेजी हमने देखी है वो है जी 1 न्यूज़पेपर, 1 मैगजीन कोई उठा लें, रिपोर्ट्स देखें, पास पेपर का एनालिसिस करें। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जाकर आप जो है वो ऐसे इंशाल्लाह पास करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस का बहुत बड़ा किरदार है। मोस्ट रिपीटेड जो थीम्स हैं उसमें गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, इकोनॉमी, और अगर गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में भी देखें तो एंगल्स कौन कौन से आ सकते हैं, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इंस्टीट्यूशनल डिके या रिफॉर्म, रूल ऑफ लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। और अगर इकोनॉमी और इकोनॉमिक चैलेंजेस देखें तो फिर उसके अंदर डेब्ट ट्रैप, IMF डिपेंडेंसी, स्ट्रक्चर इकोनॉमिक वीकनेस, टैक्स फॉर रिफॉर्म्स, प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी आता है, जिसके अंदर आप डेटा और पाकिस्तान फोकस रहोगे। फिर एजुकेशन सिस्टम से आते ही आता है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके अंदर एरियाज कौन से आते हैं, एजुकेशन एज इंजन ऑफ डेवलपमेंट, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, स्किल डेफिसिट, एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो ये आते हैं, उसके अंदर आप UNDP की रिपोर्ट या लिटरेसी डाटा भी यूज़ कर सकते हो। फिर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इसके अंदर जो सब थीम्स आते हैं वो डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये एरियाज आते हैं। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अंदर जो सब आते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, पाकिस्तान एज क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट, फ्लड्स, वाटर स्कार्सिटी, क्लाइमेट गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्डर, इसके अंदर जो है वो पूछ लेता होता है ग्लोबलाइजेशन मिथ है या रियलिटी, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, ग्लोबल इनइक्वालिटी के एंगल से पूछ लेता है, नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में पूछ लेता है। 7th में मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी,
इसमें वो पूछ सकता है सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स, फेक न्यूज़, मीडिया डेमोक्रेसी, डिजिटल डिवाइड, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सिक्योरिटी का एड्स हम देख रहे हैं कि वो रूट कॉज पूछ लेगा, या आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म या पोस्ट वॉर सिक्योरिटी चैलेंज या इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो देन जेंडर, वुमेन एंड सोशल जस्टिस जो कि आता ही है, उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ लेता है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में वर्सेस कल्चरल बैरियर्स के बारे में, वुमेन एंड डेवलपमेंट पूछ लेता होता है। फिर 10th में हम देखते हैं एथिक्स, मोरल डिक्लाइन और सोशल वैल्यूज़। इसमें वो थीम दे देता है जी मोरल डिके का, करेक्टर क्राइसिस का, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। तो ये कुछ चंद एक थीम्स थे जो हमने देख लिए। तो इसके अंदर क्या है कि ये आपको थीम वाइज प्रिपेयर करने से ऐसे आपको जो है वो एक तरह से उस पर प्रैक्टिस बार बार करें, ज़्यादा लिखें, सोर्सेज की बात कर ली। तो ये हमने एक तरह से ऐसे को देख लिया कि हाउ टू प्रिपेयर ऐसे। थैंक यू सो मच। So thank you so much. If you like the video, then subscribe, comment, like, share. Thank you.